आज हम पढ़ेंगे अमेरिका में स्पेन के साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई थी। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्पेनी जो साम्राज्य है उसका विस्तार करने में उसकी जो शक्ति थी उसके पास वह थी बारूद और घोड़ों के इस्तेमाल से। ठीक है, जो सैन्य शक्ति थी स्पेन की वह बारूद और घोड़ों से लैस थी। इसके आधार पर उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया। कहाँ पे? अमेरिका में। स्पेन ने अमेरिका पर कब कब्जा जमाया था? जब कोलंबस यहाँ पर क्षेत्र को ढूंढते हुए निकल गया था, तो उसके बाद इन्हें स्पेन वासियों ने बार बार यहाँ पे अमेरिका की तरफ ध्यान आकर्षित किया और यहाँ पे खोज करते हुए चले गए उनको इसमें बहुत आसानी से सफलता मिलती गई। आधी सदी के भीतर ही स्पेन वासियों ने अमेरिका के लगभग 40 डिग्री उत्तरी से 40 डिग्री दक्षिणी भाग पर तक कब्जा जमा लिया था इन्होंने। और स्पेन वासियों को द्वारा अमेरिका पर कब्जा जमाने में दो व्यक्तियों का महत्वपूर्ण हाथ था। इसमें एक व्यक्ति था हर्मन कॉर्टेस और दूसरा व्यक्ति था फ्रांसिस्को पिजारो। ठीक है, उनके इस अभियानों के द्वारा जो खर्चा होता था, यानी कि हर्मन कॉर्टेस और फ्रांसिस्को पिजारो ने अमेरिका में कब्जा जमाने में जो खर्चा होता था उस खर्चे का वरण स्पेन के ज़मींदार, नगर परिषदों के अधिकारियों और अभिजातों के द्वारा उठाया जाता था। और इस अभियान में शामिल होने वालों ने जीत के बाद हासिल होने वाले अपेक्षित हिस्सों के बदले में अपने अस्त्र शस्त्र मुहैया कराए थे। स्पेन वासियों ने अमेरिका पर कब्जा जमाने के बाद स्थानीय लोगों से कैसा बर्ताव करते थे? तो स्पेन वासियों ने स्थानीय लोगों को या तो नजराना देना पड़ता था या फिर सोने व चांदी के खानों में काम करने पड़ते थे। विशेष बात यह था कि जब वहाँ पे प्रारंभ में खोज के बाद छोटी बस्तियाँ बसानी पड़ती थी जिसमें रहने वाले स्पेनी लोग स्थानीय मजदूरों पर निगरानी रखते थे। और स्पेन वाले जो थे ना, उन्होंने वहाँ पर स्थानीय प्रधानों को नियुक्ति करना शुरू कर दिया। स्थानीय प्रधानों को नियुक्ति करने का कारण यह था कि वो सोने के नए नए स्रोत खोजने के लिए उनको भर्ती किया जाता था। और जैसे सोने के लालच में नागरिक जो थे वहाँ के हिंसक हो गए और कई जगह प्रतिरोध भी देखने को मिलता है। स्पेनी विजेताओं के कठोर आलोचक कौन थे? तो स्पेनी विजेताओं के कठोर आलोचक कैथोलिक भिक्षु बार्टोलोम डी लास कैलास थे। कौन थे? तो बार्टोलोम डी लास कैलास जो थे वो क्या थे? स्पेनी के विरोधी थे, स्पेनी विजेताओं के विरोधी थे, आलोचक थे। उनके द्वारा कहा गया कि स्पेनी उपनिवेशक अक्सर अपनी तलवारों की धार अरावाकों के बदन पर आजमाते थे। जब स्पेनी सैनिक तांडव मचाए हुए थे अमेरिका में, उसी समय इनके साथ एक बीमारी गई थी। उस बीमारी का नाम था चेचक, जो अरावक लोगों के साथ में पहुंच जाता। अरावक लोगों से वो चेचक बीमारी होने लगती है क्योंकि उनको रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थी, वो उस बीमारी को पचा नहीं पाते हैं, इसलिए उनके अंदर ये बीमारी बहुत विकराल रूप धारण कर लेती है। स्पेनियों द्वारा और अरावकों का मानना था कि स्पेनियों द्वारा जो चलाई गई गोली थी वह अदृश्य थी, इसी की वजह से इनको यह बीमारी हुई है। मैक्सिको के दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने मैक्सिको नहीं, स्पेन के दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिका में कब्जा जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उसमें एक का नाम था हर्मन कॉर्टेस और दूसरे का नाम था फ्रांसिस्को पिजारो। हर्मन कॉर्टेस के बारे में बात करें तो ये एजटेक लोगों के यहाँ अपना कब्जा जमाया था। इसका एजटेक लोगों के साथ संबंध के बारे में जानते हैं। कॉर्टेस जो था और उसने अपने सैनिकों के साथ मैक्सिको को रौंदते हुए चुटकियों में जीत लिया था, ऐसा कॉर्टेस के बारे में कहा जाता है। कॉर्टेस क्यूबा का पहुंचा था, मैक्सिको से होते हुए क्यूबा आया था। तो 1519 ईस्वी में कॉर्टेस क्यूबा से मैक्सिको आया था। यहाँ पर उसने टाटानैक समुदाय से दोस्ती कर ली थी, यानी कि कॉर्टेस ने टाटानैक समुदाय से दोस्ती कहाँ पर की थी? तो क्यूबा में की थी। और क्यूबा यह कहाँ से आया था? तो मैक्सिको से आया था। टाटानैक समुदाय से दोस्ती करने का कारण क्या था? क्योंकि टाटानैक वाले जो थे वह एजटेक लोगों से अलग शासन चाहते थे। एजटेक का शासक कौन था? तो एजटेक का शासक मोंटेजुमा था, जिसने कॉर्टेस से मिलने के लिए अपना एक अधिकारी भेजा था। मोंटेजुमा जो था, जो एजटेक का शासक था, वो स्पेन वासियों की आक्रमण क्षमता, उनके बारूद और घोड़ा के प्रयोग को देखकर घबरा गया था। इसलिए मोंटेजुमा को यह पक्का विश्वास हो गया था कि कॉर्टेस जो था वो सचमुच किसी निर्वासित देवता का अवतार है जो अपना बदला लेने के लिए यहाँ पे फिर से प्रकट हुआ है। कि अमेरिका वासी जो थे स्पेन वासियों को देवता मानते थे वो लोग। स्पेनी सैनिकों ने किसके ऊपर हमला बोला? तो स्पेनी सैनिकों ने टलैक्सकलानों पर हमला बोला। टलैक्सकलान क्या थे? तो टलैक्सकलान जो थे वो खूंखार लड़ाकू थे जिन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन करके बाद आत्मसमर्पण कर दिया था। स्पेनी सैनिकों ने क्रूरतापूर्वक उन सबका सफाया कर दिया। फिर टेनोक्टिलैंड की ओर आगे बढ़ के जहाँ वे 8 नवंबर 1519 ईस्वी को पहुँचे थे, यानी कि स्पेनी सैनिकों ने टेनोक्टिलोन को कब हराया था? तो टेनोक्टिलोन को 8 नवंबर 1519 ईस्वी को हराया था। स्पेनी आक्रमणकारी टेनोक्टिलोन के दृश्य को देखकर हक्के बक्के रह गए क्योंकि यह मैड्रिड से 5 गुना बड़ा थी। ठीक है, मैड्रिड से 5 गुना किसकी सैनिक बड़ी थी? तो टेनोक्टिलोन की बड़ी थी। यहाँ की आबादी स्पेन के सबसे बड़ा सेवली से 2 गुनी थी, यानी कि स्पेन की सबसे बड़ा शहर कौन था? तो स्पेन का सबसे बड़ा शहर सेवली था, उससे 2 गुना आबादी इनकी थी। किसकी? मैड्रिड की। मैड्रिड नहीं, टेनोक्टिलोन की। जब कॉर्टेस मोंटेजुमा तक पहुँचता है तो मोंटेजुमा क्या करता है? इनका बहुत ही सम्मान में इनका स्वागत करता है। ठीक है, और मोंटेजुमा इसे उपहारों की वर्षा करता है। लेकिन टैक्सकलान के हत्याकांड के बारे में जानकारी होने के कारण उसकी अपने लोगों के मन में आशंका थी।
स्पेन के प्रति सम्राट मोंटेजुमा के समर्पण को औपचारिक बनाने के प्रयत्न में कोर्टेस ने एज़टेक मंदिरों में ईसाई प्रतिमा स्थापित करवाई। मोंटेजुमा एक समझौता प्रस्तावित किया और मंदिर में एज़टेक और ईसाई दोनों प्रकार की प्रतिमाएं रखवाई थी वहाँ पे। कोर्टेस ने अपने सहायक एल्वाराडो को सब कुछ सौंपकर जल्दी से क्यूबा लौटना पड़ा। एल्वाराडो ने कहाँ पे कत्लेआम का हुक्म दे दिया, तो एल्वाराडो ने हुइजिलपोक्टली को के बसंतोत्सव में कत्लेआम का हुक्म दे दिया। 25 जून 1520 को कोर्टेस वापस लौटा तो उसे भी घोर संकट का सामना करना पड़ा था। इसी समय रहस्यमय परिस्थितियों में मोंटेजुमा की मृत्यु हो गई थी। मोंटेजुमा की मृत्यु के बाद वहाँ का नवनिर्वाचित शासक क्वेटेमोक था, जिसके विरुद्ध कोर्टेस को अपनी नई रणनीति बनानी पड़ी थी। एज़टेकों ने स्पेनवासियों के साथ लड़ाई जारी रही और परिणामस्वरूप लगभग 600 स्पेनी मारे गए और डेक्सलान के लोग भी लगभग उतने ही मारे गए। इस हत्याकांड को किस नाम से जाना गया था, तो इस हत्याकांड को आंसू भरी रात के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर चेचक से भी लोगों की मृत्यु हो गई थी। कोर्टेस जो था वह केवल 180 सैनिकों और 30 घोड़ों के साथ टेनोक्टिलान में घुस आया और एज़टेक भी अपनी आखिरी मुठभेड़ के लिए तैयार था। जब यह तैयार चीज़ें हो गई थी कि लड़ाई होगा, तो अपशकुन थे जो अपशकुनों ने एज़टेकों को बता दिया कि उनका अंत दूर नहीं है। इस वास्तविकता को समझकर सम्राट ने अपना जीवन त्याग देना ही ठीक समझा। लगभग 2 वर्षों के समय के बाद मैक्सिको पर कोर्टेस ने विजय प्राप्त कर ली। कोर्टेस ने मैक्सिको में ही न्यू स्पेन का कैप्टन जनरल बन गया और चार्ल्स पंचम द्वारा सम्मानों से विभूषित करवा दिया गया अपने आप को। मैक्सिको से ही स्पेनियों ने अपना नियंत्रण ग्वातेमाला, निकारागुआ और होंडुरास पर भी स्थापित कर लिया था। अब बात करेंगे पिजारो और इंका लोग। कोर्टेस के बारे में पढ़े तो वो एंटेजेन के साथ विद्रोह कर रहा था, वहाँ पे उसने कब्जा जमाया था। ठीक है, अब बात करेंगे कि पिजारो और इंका लोग जो थे, पिजारो ने इंका लोग पर कैसे कब्जा जमाया था। तो पिजारो के बारे में बात करें तो यह गरीब और अनपढ़ था। ठीक है, यह सेना में भर्ती होकर 1502 ईस्वी में कैरेबियाई द्वीप समूह में आया था। पिजारो जो था उसने कहानियों में इंका राज्य के बारे में सुन रखा था कि यह चांदी और सोने का देश है। पिजारो प्रशांत से वहां पहुंचने के लिए कई प्रयत्न किया। एक बार जब पिजारो अपनी यात्रा से स्पेन लौटा तो वह स्पेन के राजा से मिलने में सफल हो गया। इस मुलाकात के दौरान पिजारो ने राजा को इंका के कारीगरों द्वारा बनाए गए सोने के सुंदर सुंदर मर्तबान दिखाए। राजा के मन में लोभ जाग उठा और उसने पिजारो को यह वचन दे दिया कि अगर वह इंका प्रदेश को जीत लेगा तो वह वहाँ का राज्यपाल बना दिया जाएगा। पिजारो ने कार्टोस का तरीका अपनाने की योजना बनाई, लेकिन वह यह देखकर क्षुब्ध हो गया कि इंका साम्राज्य की स्थिति एंटेजेन के साम्राज्य से क्या है, भिन्न है। इसी समय 1532 ईस्वी में इंका साम्राज्य की बागडोर किसके हाथ में चली गई, तो अताहुआल्पा के हाथ में चली गई थी, जिसने एक गृह युद्ध के बाद इंका साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। तभी वहाँ के परिदृश्यों में पिजारो ने प्रवेश किया। पिजारो ने कब प्रवेश किया, तो पिजारो जब इंका में प्रवेश करता है तो उस समय इंका साम्राज्य की बागडोर किसके हाथ में थी, तो अताहुआल्पा के हाथ में थी, जब उसने 1532 ईस्वी में वहाँ पे गृह युद्ध करके इस साम्राज्य की बागडोर संभाल ली थी। पिजारो ने वहाँ पे जाल बिछाकर, इंका साम्राज्य में जाल बिछाकर राजा को बंदी बना लिया। राजा ने अपने आप को मुक्त कराने के लिए इंका को एक कमरा भरा सोना रिश्वत देने की बात कही थी। आज तक के इतिहास में यह सबसे बड़ा रिश्वत देने की बात है। पिजारो ने अपना वचन निभाया, ठीक है, लेकिन पिजारो ने क्या किया, अपना वचन निभाया और उसने राजा का वध करवा दिया। वचन नहीं निभाया और उसने क्या किया, राजा का वध करवा दिया और उसने सैनिकों ने जी भर के लूटपाट मचाई। लूटपाट के इंका राज्य क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया। विजेताओं की क्रूरता के कारण 1534 में वहाँ पर विद्रोह भड़क उठा, जो लगभग 2 साल तक चलता रहा। इस विद्रोह में हजारों की संख्या में लोग युद्ध और महामारियों के कारण मौत के मुंह में चले गए। अगले 5 वर्षों में स्पेनियों ने पोटासी की खानों में चांदी के विशाल भंडारों का पता लगा लिया और उन खानों पर काम करने के लिए उन्होंने इंका लोगों को गुलाम बना लिया। पोटासी क्या है, तो पोटासी ऊपरी पेरू का क्षेत्र था, जो आज का बोलीविया का इलाका बोला जाता है। और यहाँ पे किसकी खान मिली थी पोटासियो में, तो पोटासी में चांदी के विशाल भंडार पाए गए थे। किसके द्वारा पाए गए थे, तो इसके द्वारा पाए गए थे, पिजारो के सैनिकों के द्वारा। अमेरिका के ब्राज़ील पर पुर्तगालियों का कब्जा कैसे हुआ था, तो अमेरिका के ब्राज़ील पर पुर्तगालियों का कब्जा इत्तेफाक से हुआ था, क्योंकि 1500 में पुर्तगाल निवासी पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जो था वह जहाज़ों के एक शानदार जुलूस लेकर भारत के लिए रवाना हुआ। लेकिन वह समुद्र तट पर कहाँ के पहुँचा, ब्राज़ील के समुद्र तट पर पहुँच गया। वह भारत के लिए रवाना हुआ था, लेकिन वह कहाँ पहुँच गया, तो ब्राज़ील के समुद्र तट पर पहुँच गया। जब इसको इसलिए कहा जाता है कि इत्तेफाक से हुआ, क्योंकि पुर्तगाली जो थे वह ब्राज़ील की बजाय पश्चिमी भारत के साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए अधिक उत्सुक थे, क्योंकि ब्राज़ील में सोना मिलने की कोई संभावना नहीं थी। और जब कहा जाता है कि ब्राज़ील के जिस इलाके पर यह पुर्तगाल पहुंचा था, कौन पुर्तगाल था, कैब्राल था। दक्षिण अमेरिका का यह वही पूर्वी भाग था, उस क्षेत्र में आता है जिसे पोप ने पुर्तगाल को सौंप रखा था, इसलिए यह अविवादित रूप से अपना इलाका मानते थे। ठीक है, यानी पुर्तगाल के लोग इसको अपना ही इलाका मानते थे, क्योंकि इसे पोप ने पुर्तगाल को ही सौंप रखा था।
ब्राज़ील के इलाके की बात करें तो ब्राज़ील में वहाँ एक प्राकृतिक संसाधन था जिसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया और यहाँ की संपदा थी टिम्बर यानी इमारती लकड़ियाँ। यहाँ की सबसे भरपूर संपदा क्या थी? टिम्बर था, जो एक इमारती लकड़ी थी जिसका नाम ब्राज़ील वुड वृक्ष था। इसी ब्राज़ील वुड वृक्ष के नाम से यूरोपवासियों ने इस इलाके का नाम ब्राज़ील नाम रखा था। ब्राज़ील वुड वृक्ष से एक सुंदर लाल रंजक मिलता था। ठीक है, ब्राज़ील के मूल निवासी लोहे के चाकू, छुरियों और आरियों के बदले जिन्हें वे अद्भुत मानते थे, इन पेड़ों को काटने और लट्ठे बनाकर जहाज़ों तक ले जाने के लिए तैयार थे। ब्राज़ील के लोग हंसिए, चाकू और कंघे से इतने प्रभावित थे, उन्होंने इन चीज़ों को लेने के बदले उन्होंने यूरोपियों को ढेर मुर्गियाँ, बंदर, तोते, शहद, मोम, सूती धागा, अन्याय चीज़ें जो भी इन गरीब को लोगों के पास थी वो सब देने को तैयार थे। इमारती लकड़ियों के इस टिम्बर जो इमारती लकड़ी थी, इस टिम्बर लकड़ी के मिलने से और इसका व्यापार करने के वजह से पुर्तगाली और फ्रांसीसी व्यापारियों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया था और कई लड़ाइयाँ हुई थी। इस युद्ध में अंततः पुर्तगालियों की जीत हुई और इनके पुर्तगालियों को जीत होने का कारण यह था क्योंकि वह स्वयं तटीय क्षेत्रों में बसना और उपनिवेश बसाना चाहते थे। 1534 में पुर्तगाल के राजा ने ब्राज़ील के तट को 14 आनुवंशिक कप्तानियों में बांट दिया था। उनसे मालिकाना हक उन पुर्तगालियों को सौंप दिए जो वहाँ स्थायी रूप से रहना चाहते थे और स्थानीय लोगों को गुलाम बनाने का अधिकार भी दे दिया गया। 1540 के दशक में पुर्तगालियों ने बड़े बड़े बागानों में गन्ना उगाना और चीनी बनाने के लिए मिल चलाना शुरू कर दिया। चीनी यहाँ के बाज़ारों में बेची जाती थी तो यूरोप के बाज़ारों में बेची जाती थी। यहाँ का इलाका जो था बहुत ही गर्म और नम जलवायु में चीनी के मिलों में काम करने के लिए स्थानीय लोगों पर निर्भर था। जब इन लोगों ने यहाँ पर काम करने से इनकार कर दिया तो मिल मालिकों के उनका अपहरण कराकर उन्हें गुलाम बनाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने अपहरण बनाकर गुलाम बनाना शुरू कर दिया तो ये लोग मालिकों से बचने के लिए गाँव छोड़कर जंगलों की ओर भागने लगे और यूरोपियों के सामने एक समस्या यह पैदा हो गई क्योंकि उन्हें गुलाम की ज़रूरत पड़ने लगी और इस गुलाम की ज़रूरत को पूरा करने के लिए यह पश्चिम अफ्रीका की ओर जाना शुरू कर दिया। स्पेनी उपनिवेश में स्थित इससे बिल्कुल विपरीत थे। ठीक है, यानी कि स्पेनी जो उपनिवेश थे वहाँ पे यह परिस्थिति बिल्कुल विपरीत थी क्योंकि वहाँ पे एज़टेक और इंका साम्राज्य के अधिकांश लोग जो थे वह खदानों और खेतों में काम करने को तैयार थे, लेकिन ब्राज़ील के लोग खेतों में काम करने को तैयार नहीं हो रहे थे। इसलिए स्पेनी बासिंदों को औपचारिक रूप से उन्हें गुलाम बनाने अथवा कहीं और से गुलाम लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। 1549 ईस्वी में पुर्तगाली राजा के अधीन एक औपचारिक सरकार स्थापित की गई और बहिया सल्वाडोर को उसकी राजधानी बनाया। यानी कि बहिया सल्वाडोर को राजधानी किसने बनाया? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। ठीक है, पुर्तगालियों राजा के अधीन एक औपचारिक सरकार की स्थापना की गई और पुर्तगालियों ने बहिया और सल्वाडोर को अपनी राजधानी बनाया। इसी समय तक जेसुइट पादरी जो थे वह ब्राज़ील के बाहर जाना शुरू कर दिया था। यूरोपीय बासिंदे जो थे इन जेसुइट पादरियों को पसंद नहीं करते थे क्योंकि जेसुइट पादरी जो थे वह मिल निवासियों के साथ दया का बर्ताव करने का सलाह देते थे, निडरतापूर्वक जंगलों में जाकर उनके गाँव में रहते थे और यहाँ तक उन्हें सिखाया जाता था कि ईसाई धर्म एक आनंददायक धर्म है, उसका आनंद लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये धर्म प्रचारक दास प्रथा के कड़े आलोचक थे, इसलिए पुर्तगाली जो थे इनको यूरोपीय जो थे ये जेसुइट पादरियों से नफरत करते थे। 1500 से 1600 तक सैकड़ों जहाज़ हर वर्ष दक्षिण अमेरिका की खानों से चीनी स्पेन को सोना और चांदी स्पेन को लाते रहे, लेकिन स्पेन और पुर्तगाल इस सब का फ़ायदा नहीं उठा पाए। जितना फ़ायदा उठाया था इसका इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम और हॉलैंड ने उठाया था। यूरोप वासियों में नई दुनिया में पैदा होने वाली चीज़ें कौन कौन थी? तो नई दुनिया में पैदा होने वाली चीज़ें थी तंबाकू, आलू, गन्ने की चीनी, ककाओ और रबड़ से आदि से परिचित थे। यूरोप अमेरिका से आने वाली नई फसलों जैसे आलू और लाल मिर्च से परिचित हो गया। फिर फसल यूरोपीय द्वारा भारत देशों में यह उगाई जाने लगी थी। नरक का मुख किसे कहा जाता था? तो नरक का मुख पोटासी को कहा जाता था। 1550 के दशक में खानों का काम चालू हो जाने के बाद सन्यासी डोमिनिगो डी सैंटो टॉमस ने इंडीज की परिषद में कहा था कि पोटासी नरक का मुख है जो हर साल हज़ारों की संख्या में इंडियन लोगों को निगल जाता है और वहाँ के लालची और बेरहम खान मालिक उसके साथ लवारिस जानवर जैसा बर्ताव करते हैं। बेगार प्रथा पर सार्वजनिक रूप से रोक किसने लगाई थी? तो बेगार प्रथा पर सार्वजनिक रूप से रोक स्पेन के फिलिप द्वितीय ने लगाई थी। कब लगाई थी? 1601 ईस्वी में। ठीक है, क्योंकि फिलिप द्वितीय ने एक गुप्त आदेश भी दे रखा था। एक तो आदेश दिया था कि सार्वजनिक रूप से बेगार प्रथा पर रोक लगाई थी, लेकिन एक गुप्त आदेश के द्वारा इसे चालू रखने की व्यवस्था भी कर दी थी। किंतु 1609 ईस्वी में एक कानून बनाया गया जिसके अंतर्गत ईसाई और गैर ईसाई सभी प्रकार के स्थानीय लोगों को पूरी स्वतंत्रता दी गई। कब? 1609 ईस्वी में। इससे क्या हुआ कि उपनिवेश यानी यूरोप से आकर यहाँ बसने वाले लोग नाराज़ हो गए और 2 साल के भीतर ही उन्होंने राजा को यह कानून हटाने और गुलाम बनाने की प्रथा को चालू रखने के लिए मजबूर किया। सोने की खोज कब हुई थी? तो सोने की खोज हो गई थी 1700 में। 1700 में सोने की खोज के बाद खानों का काम जोरों से चल पड़ा और इन सभी कामों के लिए सस्ते श्रम की मांग बनी रही। यानी सोने की खोज कब शुरू हो गई थी? तो सोने की खोज 1617 ईस्वी में खोज संपूर्ण हो गई थी।
1550 से लेकर 1880 के दशक तक ब्राज़ील में कितने अफ्रीकी गुलामों का आयात किया गया था? तो 36 लाख अफ्रीकी गुलामों का आयात किया गया था। कब? 1550 से 1580 के दशक के बीच। उस समय जब ब्राज़ील में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था। दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? 1550 में ईस्वी में। किंतु यह अमेरिकी महाद्वीपों में आयातित अफ्रीकी गुलामों की संख्या का तकरीबन आधा था। 1750 में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास लगभग हजार गुलाम होते थे। दास प्रथा के उन्मूलन के बारे में प्रारंभिक वाद विवाद कुछ लोगों ने कब शुरू किया था? तो 1780 के दशक में दास प्रथा के उन्मूलन के बारे में वाद विवाद शुरू हो गया था। कुछ लोगों ने यह दलील दी थी कि यूरोपवासियों के अफ्रीका में आने से पहले भी वहाँ दास प्रथा मौजूद थी। यहाँ तक कि 15वीं शताब्दी में अफ्रीका में भी स्थापित किए जाने वाले राज्यों से भी अधिकांश मजदूर वर्ग गुलामों से ही बना था। ऐसा कहा जाता था कि दास बनने में अफ्रीकी लोग भी खुद मदद करते थे और जो दास बनाने में मदद करते थे व्यापारी उनमें बदले में दक्षिण अमेरिका से आयात की गई फसलें जैसे मक्का, कसावा, कुमाला आदि जो प्रमुख खाते थे वह अफ्रीका वासियों को देते थे। 1789 की अपनी आत्मकथा में ओलाउदाऊ एक्यानो नाम से एक मुक्त किए गए गुलाम ने दलील का उत्तर देते हुए कहा कि अफ्रीका में गुलामों के साथ परिवारों के सदस्यों जैसा बर्ताव किया जाता था। एरिक विलियम्स पहला आधुनिक इतिहासकार था जिसने 1940 के दशक में अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड स्लेवरी में अफ्रीकी गुलामों द्वारा सही गई तकलीफ़ों का फिर से जायजा लेने की पहल की थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में दक्षिण अमेरिका के उपनिवेशों में आकर बसे यूरोपीय लोगों ने स्पेन और पुर्तगाल के शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। यानी कि स्पेन और पुर्तगाल के शासन के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? तो यूरोपीय लोगों ने किया था। ठीक है, ये कब आए थे? तो यूरोपीय लोग 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्ष में दक्षिण अमेरिका में उपनिवेशों में आकर बस गए थे और ये स्पेनियों और पुर्तगालों से विरोध करने लगे। वे स्वतंत्र देश बन गए। ठीक है, यूरोपीय लोग क्या हो गए? एक स्वतंत्र देश बन गए। ठीक उसी तरह जैसे 1776 में उत्तरी अमेरिकी उपनिवेश ने ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह करके संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण कर लिया था। ठीक है, 1776 में उत्तरी अमेरिका के उपनिवेश 13 उपनिवेश जो थे वो कहाँ पे थे? उत्तरी अमेरिका में थे, जो ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह करके संयुक्त राज्य का निर्माण कर लिया था। उसी तरह दक्षिण अमेरिका में यूरोपवासियों ने उपनिवेश बसाकर यूरोपवासियों ने स्पेन और पुर्तगाल के शासन के विरुद्ध विद्रोह करके वे स्वतंत्र हो गए। यानी कि दक्षिण अमेरिका में यूरोपीय लोग स्वतंत्र हो गए और उन्होंने वहाँ पे किसके प्रति विरोध किया था? तो स्पेन और पुर्तगाल शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था। वहीं उत्तरी अमेरिका में 1776 में अमेरिकी उपनिवेश ने ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह करके अपने आप को स्वतंत्र बनाया, जिसका नाम संयुक्त राज्य अमेरिका रखा गया। दक्षिण अमेरिका को आज लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका को क्या कहा जाता है? लैटिन अमेरिका कहा जाता है। क्यों? क्योंकि स्पेनी और पुर्तगाली दोनों भाषाएं लैटिन भाषा परिवार की ही थी। तो वहाँ के निवासी अधिकतर देशज यूरोपीय थे, जिन्हें इन देशज यूरोपियों को क्रियोल कहा जाता था। यानी कि दक्षिण अमेरिका में जो देशज यूरोपीय रहते थे उनको क्या कहा जाता था? क्रियोल कहा जाता था, जो यूरोपीय और अफ्रीकी मूल के थे। उनमें से अधिकतर लोग कैथोलिक धर्मावलंबी थे। उनकी संस्कृति में यूरोपीय परंपराओं के साथ मिली हुई देसी परंपराओं के तत्व विद्यमान थे। अगर उपसंहार को हम एक पॉइंट में लिखें तो यहाँ पे लिखेंगे कि दक्षिण अमेरिका में कौन रहते थे? तो दक्षिण अमेरिका में स्पेन और पुर्तगाल का उपनिवेश था, जिस पर यूरोप ने आके उनसे विद्रोह किया और उन्होंने यहाँ पे स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। ठीक है, और यहाँ पर जो है दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। लैटिन अमेरिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे स्पेन और पुर्तगाल दोनों लैटिन भाषा का प्रयोग करते थे और यहाँ पर अधिकतर निवासी जो थे वह देशज यूरोपीय थे, यूरोपीय और अफ्रीकी मूल के थे, और देशज यूरोपीय जो थे जिन्हें क्रियोल कहा जाता था। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका में यूरोपीय, स्पेन और पुर्तगाली के लोग थे और दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। और यहाँ पे लोग जो थे अधिकांश लोग किस धर्म से? तो दक्षिण अमेरिका में अधिकांश लोग कैथोलिक धर्मावलंबी थे। और उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में इंग्लैंड का उपनिवेश था, जिससे वहाँ पर उपनिवेशों से अपने आप को 1776 में निकालकर उत्तरी अमेरिका का निर्माण किया वहाँ के लोगों ने। डोना मैरिना कौन थी? डोना मैरिना जो थी वह एक सहायिका थी। ठीक है, वह 3 भाषाओं में प्रवीण थी और उसने कार्टोस के लिए दुभाषीय के रूप में बहुत निर्णायक भूमिका निभाई थी। डोना मैरिना को कार्टोस को किसने दिया था? तो डोना मैरिना को टोबास्को लोगों ने कार्टोस को दे दिया था और उनका कहना था, कॉर्टेस का कहना था कि डोना मैरिना की सहायता के बिना हम न्यू स्पेन और मैक्सिको की भाषा कभी नहीं समझ सकते थे। डोना मैरिना को डियाज एक राजकुमारी सोचता था कि वह एक राजकुमारी है, लेकिन मैक्सिको के लोग उसे मालिंच यानी विश्वासघातिनी महिला समझते थे। मालिनचिस्टा का अर्थ है कि वह व्यक्ति जो दूसरों की भाषा और कपड़े को हूबहू नकल करता हो। मोना डेरिमा के बारे में किसने लिखा था? तो